सिंचाई, और सिंचाई में पहुंच गए सिंचाई की विधियों तक, है ना। अब देखो सिंचाई की विधियों वाला जो चार्ट हमने कल लिखा, उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा था बेटा? सतही सिंचाई, है ना। और सतही सिंचाई को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? सरफेस इरिगेशन। क्या लिखते हैं? जब पानी भूमि की सतह पर छोड़ा जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सतही सिंचाई। अच्छा, सतही सिंचाई में किसी बंद पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना कि यह सिंचाई की दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। क्या लिखेंगे? यह सिंचाई की दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। ये आजकल ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना कि कौन सी दबाव युक्त प्रणाली है और कौन सी दबाव युक्त नहीं। तो जब पानी पाइप के अंदर बहता है तो उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? दबाव युक्त प्रणाली। जब पानी खेत में छोड़ दिया जाता है बाउंड्री पे ले जाके, तो उसको क्या कहते हैं? दबाव रहित प्रणाली या दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सबसे सस्ती विधियां किनको माना जाएगा? सतही सिंचाई की विधि, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपने को पाइप की जरूरत नहीं है ना। कोई आपसे पूछे कि सतही, अधोसतही, बौछारी या बूंद बूंद सिंचाई में सर्वाधिक प्रचलित कौन सी विधि मानी जाती है? तो भारत में कौन सी सिंचाई की विधियों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सतही सिंचाई की। क्लियर है मामला? जब पानी जमीन की सतह के ऊपर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सतही सिंचाई। जब जमीन के नीचे देंगे तो, जब फसल के सिर के ऊपर से पानी देंगे तो वायवीय सिंचाई या ओवरहेड सिंचाई, और जब बूंद बूंद करके पानी देंगे तो उसको क्या कहेंगे? बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है। सतही सिंचाई की विधियों में अपन ने 5 नाम लिखे हैं। कितने लिखे हैं बेटा? 5 नाम। सबसे पहला नाम हमने क्या लिखा है? प्रवाह विधि। अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं सब। सबसे पहला नाम है प्रवाह विधि। अब इस प्रवाह विधि के बहुत सारे नाम है ना। प्रवाह विधि, बाढ़ विधि, उत्प्लावन विधि, अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग, है ना। कभी कभी भीषण बाढ़ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो वाइल्ड फ्लडिंग का भीषण बाढ़ लिख देते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? फ्लडिंग मेथड। अब फ्लडिंग मेथड में क्या है? ये सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है जिसमें खेत में पानी को खुला छोड़ दिया जाता है ना। खेत के किसी एक हिस्से से सिंचाई का स्रोत जोड़ दिया जाता है और वो पानी जो है खेत में ढलान की दिशा में खुद ब खुद चला जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है बेटा? प्रवाह विधि या बाढ़ विधि। अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता कि यह सबसे प्राचीन विधि है। कोई आपसे पूछे कि सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि का नाम क्या है बेटा? प्रवाह विधि। दूसरा, सिंचाई की सबसे सस्ती विधि का नाम भी क्या है? कोई आपसे पूछे कि धान एवं जूट में सिंचाई कौन सी विधि से की जाती है? प्रवाह विधि से। अच्छा, इस विधि की एक खासियत है कि इसमें जब अपन बहुत सारा पानी देते हैं तो मृदा में उपस्थित जो लवण है वो पानी में घुल के नीचे की तरफ चले जाते हैं। अर्थात लवणीय क्षारीय मृदाओं में सुधार की सर्वोत्तम विधि किसको माना जाता है? तो लवणीय क्षारीय मृदा सुधार की विधि किसको माना जाता है? प्रश्न आता है कि सिंचाई की किस विधि का प्रयोग लवणीय मृदाओं में सर्वोत्तम माना गया? प्रवाह विधि। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि अगर लवणीय जल है तो सिंचाई की कौन सी विधि अच्छी मानी जाएगी? तब बूंद बूंद। जल लवणीय हो तो बूंद बूंद, मृदा लवणीय हो तो प्रवाह विधि। क्लियर है मामला? पर इसकी एक ही खराबी है, जल की हानि सर्वाधिक होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें हम तो सिंचाई की दक्षता न्यूनतम होती है। अब सिंचाई की दक्षता किसको कहते हैं, है ना। तो सिंचाई की दक्षता को वैसे तो 4 भागों में बांटा गया है ना। कन्वेंस की दक्षता, एप्लीकेशन की दक्षता, स्टोरेज की दक्षता और डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता। पर ये थोड़ा ऊपर के लेवल का मामला। नॉर्मल एक शब्द आता है सिंचाई की दक्षता। सिंचाई में दिए गए जल की वह मात्रा जो पौधों के जड़ क्षेत्र में रुक जाती है उसको क्या कहते हैं अपन? सिंचाई की दक्षता। देखो एक डायग्राम के माध्यम से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारी फसल लगी हुई है। बोले सर ये तो एक पौधा है। अब कितने हो गए? अब हो गए 4। ये लो, बन गई फसल। हाँ जी, प्रतीक्षा। हाँ, अब देखो जब भी हम सतही सिंचाई की विधि से खेत में सिंचाई करते हैं तो पानी जो है वो मृदा की सतह पर दौड़ते दौड़ते ऐसे 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 आगे बढ़ता है ना। अगर मान लो यहां से यहां तक पानी पहुंचने में 40 मिनट का समय लगा, अर्थात पानी यहां तो 40 मिनट तक नीचे जाएगा और पानी यहां पहुंचते ही हम पानी देना बंद कर देंगे। तो जब हम सिंचाई की गहराई देखेंगे तो वो एक समान नहीं आएगी। सभी सतही सिंचाई की विधियों में एक ही समस्या है कि क्यारी या नाली के पहले वाले सिरे की मिट्टी नीचे तक गीली हो जाती है और अंतिम सिरे की मिट्टी नीचे तक गीली नहीं होती। अब मान लो अपन ने सिंचाई में पानी दिया 100 लीटर। कितना दिया बेटा? और जड़ क्षेत्र में मात्र 60 लीटर ही पहुंचा, बाकी 40 लीटर कहां चले गया? तो सिंचाई की दक्षता कितनी आ जाएगी? तो सिंचाई में दिए गए कुल जल की वह मात्रा जो पौधों के जड़ क्षेत्र में रुक जाती है वही क्या कहलाती है? सिंचाई की दक्षता। ज्यादा डीप में इसको एप्लीकेशन की दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो सिंचाई की दक्षता न्यूनतम किस विधि में आएगी बेटा? प्रवाह विधि में, है ना। कितनी होती है? मात्र 25 से 35%। मतलब अगर 100 लीटर पानी देंगे तो जड़ क्षेत्र में कितना पहुंचेगा? 25 से 35 लीटर। मेरे हिसाब से तो प्रवाह विधि में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से पूछे जाते हैं क्या? नहीं, बोले हमारा कोई हिसाब नहीं, पढ़ा दो चुपचाप। हाँ, वेरी गुड। दूसरी विधि कौन सी बेटा?
क्यारी विधि, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मेथड। जब खेत को छोटी छोटी आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में बांट दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, क्यारी विधि। अब देखो प्रश्न ये आता है कि क्यारी विधि के कितने प्रकार हैं, तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहले वाले का नाम देते हैं हम बॉर्डर विधि, अंग्रेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हिंदी में इसको पट्टी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पट्टी, इसी को क्यारी विधि भी कहा जाता है। अब एक और इसका दूसरा प्रकार है, उसका नाम है चेक बेसिन विधि, है ना। और इस चेक बेसिन को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन सी द्रोणी, अरे तुम्हारी 12th की किताब में लिखा है ना, चौकेबार, है ना, द्रोणी या चौकेबार सिंचाई। अब ये दोनों एक ही विधि के प्रकार है, पर इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा अंतर है। मान लो अपने पास एक खेत है, क्या है बेटा, और अपन ने इसमें क्यारियां बना दी एक, अरे वो रुक जा, ये कौन सी विधि हो गई, क्यारी विधि हो गई पक्का। पर अगर क्यारियों को अपन ऐसे बांट दे, ये लो, नहीं बांटू, वाह, अब बांट दू, ये लो, तो ये सब्जियों के खेत के समान दिखाई दे रहा है क्या, कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, क्यों दिखाई दे रहा है सब्जियों का खेत जैसा, क्योंकि इसमें क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं है, और इसमें लंबाई ज्यादा है। तो लंबाई चौड़ाई में अनुपात के आधार पर ही इस विधि के दो प्रकार बनाए गए हैं, जिसमें एक का नाम तो क्या रखा गया है, बॉर्डर विधि। बॉर्डर विधि में क्यारियों की लंबाई उनकी चौड़ाई की तुलना में ज्यादा होती है, जबकि चेक बेसिन में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कम होता है। अब इसको थोड़ा सा मैथ्स की दृष्टिकोण से अपन समझते हैं, है ना। यदि लंबाई, किसको कहेंगे लंबाई बताओ, इधर वाली, गुणा चौड़ाई 3:1 से अधिक हो तो यह विधि क्या कहलाएगी बेटा, बॉर्डर विधि। और इसको अगर अपन अधिक की जगह कम लिख दे तो ये विधि क्या कहलाएगी, हाँ, चेक बेसिन। पर आधे लोगों को तो ये बात ही समझ में नहीं आई, उनका क्या करेंगे, फिर से समझाएंगे। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, लंबाई, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, चौड़ाई। जो कम होती है वो चौड़ाई, जो ज्यादा होती है वो, ठीक है, उसको कैसे भी रख दो। क्लियर है मामला, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, लंबाई को ऐसे लिखना है और चौड़ाई को ऐसे लिखना, ठीक है, और भाग लगा देना है। मान लो इसकी लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। मान लो इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, तो भी अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। समझ में आ रहा है। पर मान लो इसी क्यारी की लंबाई जो है वो 4 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है, अब अनुपात क्या आ जाएगा, तो जब जब भी उत्तर 3/1 आएगा तो वो चेक बेसिन विधि है, 3/1 से ज्यादा आएगा तो वो क्या कहलाएगी, बॉर्डर विधि। मान लो मेरे खेत में क्यारी की लंबाई जो है वो 12 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, तो अनुपात क्या आया, 3:1। तो 3:1 तक क्या कहलाएगा, चेक बेसिन। इसे थोड़ा भी ज्यादा, 1 इंच भी ज्यादा हुआ तो वो क्या कहला जाएगा, बॉर्डर विधि। तो लंबी लंबी क्यारियां जैसे गेहूं के खेत में होती है, सरसों के खेत में होती है, चने के खेत में होती है, वो क्या कहलाती है, बॉर्डर विधि। और छोटी छोटी क्यारियां जैसे सब्जी के खेत में होती है, नर्सरी में होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चेक बेसिन विधि, है ना। अब प्रश्न आता है कि सतही सिंचाई की किन विधियों में, या अपन बात करें कि सतही सिंचाई की सभी विधियों में भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि किसे कहा गया है। दूसरा पूछा जाता है कि गेहूं में सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि का नाम बताइए। हाँ, बॉर्डर विधि, गेहूं, जौ, चना, सरसों। अच्छा, ये नहीं मिले उत्तर में क्या लगा सकते हैं, हाँ, जेईटी वाला पूछता है और वो कभी बॉर्डर लिखता ही नहीं है, वो सीधे क्या लिख देता है, क्यारी विधि, तो ये क्यारी विधि। अब बात ये आती है कि ये बॉर्डर विधि ये तो भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है, पर चेक बेसिन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सब्जियों के लिए, है ना। ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर विधि में जो ढलान है वो 0.5% रखा जाता है। कितना रखा जाता है, अब ढलान भी समझाना पड़ेगा क्या तुमको, अभी ढलान कितना है, नहीं है, अब ढलान है क्या, कितना है, बोले हमको क्या मालूम। तो अपन एक रेफरेंस की लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे बेटा, मतलब सीधी रेखा खींच लेंगे, है ना। यहां से यहां तक की दूरी अगर 100 मीटर है, कितनी है, और ये यहां से लेके, तू जा रहे हो, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई अगर 0.5 मीटर है तो ढलान का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 0.5%। अगर ये दूरी 1 मीटर है तो फिर ढलान का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 1%। अगर ये दूरी 5 मीटर है तो ढलान का प्रतिशत कितना आ जाएगा, मतलब इस बिंदु से ये बिंदु कितना नीचे है, 5 मीटर। आ गया समझ में।
वेरी गुड। चलो, तो ढलान का प्रतिशत चेक बेसिन विधि नहीं, बॉर्डर विधि में कितना रहना चाहिए? अब चेक बेसिन विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां खेत समतल होता है और सिंचाई का स्रोत छोटा होता है, मतलब पानी बह के ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो खेत में भरने लगता है, तो कौन सा? चेक बेसिन विधि का। छोटी छोटी क्यारियां बनाते ताकि थोड़ा थोड़ा पानी देके काम चल जाए। चलो, अब अगली विधि जो आती है हमारी, उसका नाम है कूड़ विधि। कौन सी विधि बेटा? कूड़ विधि देखी क्या तुमने कभी? कुंड विधि लिखते हैं लोग, कुंड विधि नहीं होता है ना बेटा, क्या होता है? कूड़ विधि। इसको नाली एवं मेड़ विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं। चलो बेटा उधर जाओ। नाली एवं मेड़ विधि, ऐसे ही तो लिखते हैं। गन्ने का क्या देखा तुमने? आलू का देखा? ऐसा देखा? इसमें ये जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है इसको क्या कहते हैं अपन? मेड़। क्या कहते हैं? और ये जो नाली बनती है इसको क्या कहते हैं? कूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो फसलें कहां लगाई जाती है? मेड़ पे। और पानी कहां बहता है? कूड़ में। हल के द्वारा बनाई गई नालियां कूड़ कहलाती। क्या कहलाती है? कूड़ कहलाती। अब सबसे बड़ी बात तो ये पूछा जाता है कि ये नाली कितनी भीगना चाहिए? आधी। कितना भाग भीगना चाहिए? 1/2 भाग भीगना चाहिए, 50%, है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि भारत में किन फसलों को मेड़ पर लगाया जाता है, या कूड़ विधि से सिंचाई किन फसलों में की जाती है? गन्ना में की जाती है, आलू में की जाती है, चुकंदर में की जाती है, गाजर मूली, है ना? अच्छा, अब नई विधि सोयाबीन में भी प्रयोग होती है, मक्का में भी प्रयोग होती है ना? गेहूं में, कपास, सब में प्रयोग होती है। पर ट्रेडिशनली देखा जाए तो केवल इतनी फसलों में ही कूड़ विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्राचीन काल से। अब तो वैज्ञानिक कुछ भी कर लेते हैं, और हर गांव में 4-5 वैज्ञानिक तो है ही है। वो मोटरसाइकिल से हल खींचने लग गए आजकल। चल, अब इस कूड़ विधि के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? एक होता है समतल कूड़ या गहरी कूड़, दूसरा होता है समोच्च कूड़। मुझे एक बात बताओ, ये समोच्च शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, है ना? समोच्च को अंग्रेजी में क्या लिख देंगे? कंटूर फरो। और यहाँ लिख देंगे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका काम तो हो गया खत्म। अब क्या बचा? समतल कोड या गहरी कोड विधि, है ना? इसको कहते हैं फ्लैट फरो या डीप फरो मेथड। अब लंबाई से तो अपना कोई लेना देना नहीं, इसकी गहराई होती है 30 से 60 सेंटीमीटर। मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर में कितने फीट होते हैं? 1 फुट होता है। और 60 सेंटीमीटर में 1 फुट इतना बड़ा और 2 फुट। अब इतनी गहरी नाली बनाएंगे तो इसमें तो अपन ही गिरेंगे, है ना? तो ये इसीलिए गहरी कोड विधि कहलाती है। अभी ज्यादा गहरी हो जाती है, इसलिए फिर इसका एक प्रकार अपन पढ़ेंगे आगे जाके जिसको कहते हैं कोरुगेशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रश्न आता है कोरुगेशन किसका रूपांतरण है? बताओ किसका है बेटा? कोड विधि को। इसको साधारण भाषा में हम लिखते हैं कम गहरी कोड विधि, है ना? आलू लगाने के लिए क्या 60 सेंटीमीटर का कूड़ थोड़ी बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो उसको क्या कह देंगे अपन? कोरुगेशन। तो कोरुगेशन किसका रूपांतरण है? कोड विधि का। देखो मैं बताता हूँ, तुमने कभी खाना बनाया क्या? आटा गूंदने के लिए थाली में आटा लेते हैं, और कई बार जब आदमी पहली दूसरी बार खाना बनाता है तो उसमें उंगलियों से कंगूरे बना देता है, तो वो जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है? कोरुगेशन, है ना? नहीं समझे? चल, अरे लिख लेना, थोड़ी देर और रुक जा। मैंने तो अलग से डब्बा बना के अन्य विधियां लिखा, उसके बाद लिखा कोरुगेशन, है ना? पर वो किसका रूपांतरण है? अरे ये सिलेबस के बाहर का है, पर एक ही तो लाइन लिखना है, इसको सही जगह लिखेंगे तो याद भी रह जाएगी। ठीक है, चलो। अब अगली विधि आएगी अपनी जिसका नाम है थाला विधि। कौन सी विधि बेटा? नाम सुना तुमने कभी? थाला विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिन में। और इसको बनाने का यंत्र आता है बेसिन लिस्टर, जो इतना बड़ा गड्ढा खोद देता है ना? उसको क्या कहते हैं? ट्रैक्टर के पीछे ऐसी घूमती हुई चक्री रहती है। एक तो वो गड्ढे खोदने वाला आता है, वो छोटा होता है, बेसिन लिस्टर बड़ा होता है ना? अब थाला विधि की खासियत क्या है? देखो, जहां भी अपन फल वृक्ष लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो पहले क्या करते थे कि फल वृक्ष जहां लगाते थे उन सभी फल वृक्षों के चारों तरफ की मिट्टी हटा देते थे, तो एक गड्ढा बनता था, उसी को बेसिन कहते हैं। जैसे अपने घर में भी बनाते हैं, वॉश बेसिन बनाते हैं क्या? तो गड्ढे को बेसिन कहा जाता है। अच्छा, अरे अब सभी गड्ढों को एक ही सिंचाई की नाली से जोड़ दिया जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है? थाला विधि। अब इसमें नुकसान क्या, देखना ध्यान से, है ना? मान लो अपन ने मोटर चालू करी, टिचिक, तो पानी पहले यहां आया, लाइट चली गई, 2 घंटे बाद आई, फिर मोटर चालू करी, टिचिक, फिर पानी, फिर अब मोटर जल गई, फिर कल मोटर सुधारी, फिर चालू करी। क्या समझ में आ रहा है? बोले सर ऐसा थोड़ी होता है कोई, चलो छोड़ो। यहां से मोटर चालू करी, ठीक,
और पानी को यहां तक पहुंचने में लगे 2 घंटे 30 मिनट। तो इस गड्ढे में पानी कितनी देर तक गया, और इस गड्ढे में गड्ढा भरन बंद। या तो लोग तो यहीं से बंद कर देते हैं, 3 गड्ढे तो अभी बह जाएंगे और भरा जाएंगे, है ना। जो बुद्धिमान किसान है वो तो पहले से ही कि अभी इतना पानी और आएगा तो छोड़ दो इनको। तो इसमें पहले वाले पौधे को हमेशा सर्वाधिक जल की पूर्ति हो जाती है और अंतिम पौधे को हमेशा न्यूनतम। इसको कहते हैं जल का असमान वितरण। क्या कहते हैं बेटा? जल का असमान वितरण। चलो, एक तो ये दोष हो गया इसका, है ना। इसके तो दांत खाज खुजली हो रही थी, अरे जड़ सड़न हो रखा था। फिर रोगों का स्थानांतरण करती है। क्या करती है बेटा? रोगों का स्थानांतरण। प्रश्न आता है सिंचाई की कौन सी विधि रोगों का स्थानांतरण? थाला भी करते, थोड़ा बहुत फवारा भी कर देते हैं ना, अगर कोई ऊपर वाली फसल में रोग लगता है तो नीचे वाली में भी लगा। अच्छा, मान लो कि ये जो 2 नंबर के भाई साहब थे, ये 15 दिन तो जीवित रहे, फिर परम अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी इनके हिस्से का पानी इस गड्ढे में जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी। तो ये तो यार गलत बात है ना। और इस गड्ढे में जिंदगी भर पानी जा रहा है, 10 सिंचाई करी 10 बार चले गए। मान लो कि आम का बगीचा है तो फिर तो नया ही पौधा लगाना पड़े, है ना। तो इसको दोषपूर्ण विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? दोषपूर्ण। पर फिर भी एक किस में प्रयोग की जाती है? मान लो कोई आके अपने से जबरदस्ती कि थाना विधि किस में प्रयोग की जाती है, फिर उसको बताना पड़ेगा ना किस में प्रयोग की जाती है। अच्छी नहीं है, फिर भी किस में प्रयोग की जाती है? फल वृक्षों में। तो इसको फिर सुधारा गया और नई विधि बनाई गई जिसका नाम रखा गया वलय विधि या अंगूठी विधि। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? रिंग मेथड, है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन? ये क्या है बेटा? ये थाले हैं जिनके अंदर क्या लगाएंगे अपन? अभी कल ही लगाए हैं। आधे लोग सोच रहे कि कैसे होगा बेचारे, अभी बड़े होंगे फिर पेड़ बनेंगे, है ना। अब इन जो रिंग्स हैं इनको सिंचाई की नाली से सीधे नहीं जोड़ा जाता है, सिंचाई की नाली को ऐसे बीच में से निकाल देते। कहां से निकाल देते बेटा? बीच में से। और इनको इनडायरेक्टली जोड़ देते हैं। मान लो इस पौधे को पानी देना हो तो क्या करेंगे? यहां से बंद कर देंगे और इधर का रास्ता खोल देंगे, है ना। तो दो प्रश्न बनते हैं कि थाला विधि का सुधरा हुआ रूप कौन सा है बेटा? थाला विधि का सुधरा हुआ रूप जिसमें थाला विधि के दोष नहीं पाए जाते, को क्या कहलाएगा? वलय विधि। और ये भी किस में प्रयोग होती है? फल वृक्ष। अब मैं तुम्हारा सारा टेंशन ही खत्म कर दे। देखो कोई पूछे फल वृक्ष के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद। ये नहीं मिले तो फिर क्या लगाएंगे? और ये भी नहीं मिले तो फिर क्या लगा देंगे? बस। ठीक है। अब बताओ मुझे सतही सिंचाई की कितनी विधियां हैं? पहली कौन सी है? प्रवाह विधि। दूसरी कौन सी है? क्यारी विधि। तीसरी कौन सी है? कोड़ विधि। चौथी कौन सी है? और पांचवी कौन सी है? अब कोई प्रश्न पूछे गेहूं की सिंचाई किससे करते हैं? क्यारी या पट्टी विधि से, बॉर्डर विधि से। अच्छा, कोई मुझे पूछे कि टमाटर के खेत में टमाटर की सिंचाई कौन सी विधि से करें? चेक बेसिन, छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे, ज्यादा लंबी बनाएंगे मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाए, टमाटर गिरने लग जाए, है ना। फिर कोई पूछे आपसे कि हमने तो गन्ना लगाया था, फिर कौन सी विधि? धान की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि। सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस विधि में है? केवल आधा भाग कूड़ का भरा हो तो कौन सी विधि है? कूड़ विधि। या ऐसा पूछ ले कि कूड़ विधि में कितना भाग जो है वो पानी से भरा होना चाहिए। अब इसको लिखना चाहोगे क्या तुम? हाँ। वो कह रहा सर एक बार वापस समझाना। वो भी कल वाला बेटा, कल का वीडियो फिर से देख लेना, है ना। वो तो सेव हो गया ना। वेरी गुड। अब जितने भी सतही सिंचाई की विधियां है ना, ये सब मृदा का कटाव करती है। क्या करती है बेटा? है ना। कोई आपसे पूछे, कम करती है पर करती तो है ना। तो सतही सिंचाई की विधियां क्या करती है बेटा? मृदा कटाव करती है। लिखो।
हाँ, कई बच्चे वहां एप्लीकेशन लिखते, बोले अंशुमान सर कहते हैं 2028 की तैयारी शुरू करना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तुम ऑलरेडी डिमोटिवेट हो, इतना धीरे कौन लिखता है? एक बार में पूरी लाइन पढ़ना है। जल और दक्षता दो अलग अलग बार पढ़ते हो तुम। चलो अब नहीं करूं पीछे में कभी भी। समझदार आदमी वो है जो दो तीन चीजें एक साथ पढ़े और लिख दे। गेहूं जो चना सरसों एक ही बार में लिख दो, उसको चार बार क्या देखना। अब अगली विधि है जिसका नाम है अधोसतही सिंचाई। क्या नाम है बेटा? अभी कौन सी सिंचाई पढ़ रहे थे हम लोग? सतही सिंचाई, है ना। अधोसतही सिंचाई को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? भूमिगत सिंचाई। क्या कह सकते हैं? भूमिगत सिंचाई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन या अंडरग्राउंड इरिगेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अपने राजस्थान में तो अंडरग्राउंड इरिगेशन नहीं होती है? होती है क्या? नहीं होती है ना। इसमें क्या करते हैं कि जमीन की सतह के नीचे 5 से 7 फीट की गहराई पे, इतनी गहराई पे जड़े जाएगी क्या फसलों की? 1 से 3 फीट की गहराई पे छिद्रित पाइपलाइन बिछा देते हैं। कितनी गहराई है ये? 1 से 3 फीट गहराई। अब ये पाइपलाइन के अंदर बीच बीच में ऐसे छेद होते हैं। अगर अपन पंप ऑन करते हैं तो अंदर ही अंदर क्या होता है? पानी निकलने लग जाता है। मतलब मृदा की सतह तो सूखी रह जाती है और पौधों के जड़ क्षेत्र में। पर इस विधि का प्रयोग फल वृक्षों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा? जैसे केरल और कर्नाटक में नारियल और सुपारी के जो बगीचे हैं, है ना, वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपने ध्यान रखना है कि अंडरग्राउंड इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन का प्रयोग कहां किया जाता है? केरल, कर्नाटक, है ना, साउथ इंडिया में। कौन से बगीचों में किया जाता है? नारियल एवं सुपारी के। अब ये एक महंगी विधि है। कैसी विधि है बेटा? इसलिए भारत में इसका कम प्रचलन है। कुछ कुछ लोग पढ़ा देते हैं भारत में उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो अपन पढ़ते। हाँ, महंगी विधि है इसलिए कम प्रचलित है। कहां प्रयोग किया जाता है बताओ? अच्छा, महंगी तो है पर इसमें कुछ फायदा भी है। क्या फायदा बताओ? वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि नहीं होती। और बताओ? मृदा कटाव भी क्यों नहीं होता? जब तक पानी भूमि की सतह पर नहीं बहेगा, मृदा का कटाव और खरपतवारों का प्रकोप कम होगा, है ना, क्योंकि पानी सीधे कम मिल रहा है। हाँ, 1 फीट के बाद, है ना, तो 1 फीट 2 फीट 3 फीट गहरा है। तो ये कहलाता है अधोसतही सिंचाई। अब ऐसा लिखवाऊं क्या कि इसमें जमीन के नीचे 1 से 3 फीट की गहराई पर छिद्रित पाइपलाइन का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। लिखो। लिख लिया बेटा? इसमें यहाँ पे जहां चैप्टर खत्म होता है ना, वहां पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन रोज सोल्व करना है ना। क्योंकि सिंचाई के अगर 300 प्रश्न है, कितने बेटा, है ना, तो इसमें से रोज वो प्रश्न ढूंढ ढूंढ के हल करना है जो बन रहे हैं अपने जितने पढ़ा है उसमें से। शुरू शुरू में 2 4 10 रोज बनेंगे, फिर बाद में एक एक लेक्चर में से 20 20 प्रश्न बनने लग जाए, है ना। सारे प्रकार के प्रश्न है इसमें। ठीक है, चलो। अब अगली विधि आती है हमारी सिंचाई की जिसका नाम है वायवीय सिंचाई या बौछारी सिंचाई या ओवरहेड सिंचाई। लिखो। और इसमें कितनी विधियां देखी अपन ने? 3। अच्छा, तीनों विधियों की जो विशेषता है एक साथ लिखवा दूं क्या? हाँ, असमतल। असमतल किसको कहते हैं? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है वो।
और जेईटी 2025 में तो लिख दिया लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम विधि किसको माना जाता है? ओवरहेड सिंचाई, चाहे वो फव्वारा हो, चाहे रेनगन हो, चाहे सेंट्रल पाइवोट सिस्टम हो, तीनों का एक ही काम है। ये सिंचाई की विधियां वर्षा के समान सिंचाई करती है, जिससे जल का वितरण पूरे खेत में एक समान होता है। कैसा होता है बेटा? है ना? सिंचाई के साथ रसायनों का छिड़काव भी कर सकते हैं। पर तेज वायु गति की स्थिति में यह विधि अच्छी नहीं मानी जाती, पुष्पन अवस्था में भी अच्छी नहीं मानी जाती, है ना? तो इसकी कुछ सीमाएं भी है। पहले खाली फवारा में लिखवाते थे, पर फिर रेन गन और ये दोनों बच जाती थी, है ना? पर अपने देखना है जो फवारा की सीमाएं हैं वो बाकी की विधियों की भी वही सीमाएं। क्या सीमा है बताओ? अधिक वायु गति पर अनुपयोगी, दूसरा पुष्पन अवस्था पर अनुपयोगी, तीसरा बताओ धान एवं जूट में भी अनुपयोगी। ठीक है? और रोगों का संचरण करती है। जैसे मान लो अपन ने मक्का और मूंग लगा रखा है, अपन ने फवारा चला दिया तो जो मक्का की फफूंद है वो मूंग पे आके गिरने लग जाएगी, जिससे उसको भी नुकसान होगा, है ना? मान लो कोई रोग ऊपरी पत्तियों में लगा, अपन ने फवारा चला दिया, वो बूंद बूंद टपक के निचली पत्तियों में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं करती पर करती तो है। क्या सर? खारे पानी से? इसमें नहीं करते, बूंद बूंद में करते। चले आगे, ये लिख लिया। चलो अब तुम्हारे समय से लवणीय मृदाओं की सुधार की विधि किसको माना जाता है? प्रवाह विधि को। दूसरी विधि होती है क्यारी अपट्टी विधि, है ना? इसके दो प्रकार है, एक बॉर्डर विधि और एक शेक बेसिन। गेहूं की सिंचाई किसे करते हैं? बॉर्डर विधि। और बॉर्डर नहीं मिले एग्जाम में तो फिर क्या लगाएंगे? क्यारी। फिर अगली विधि कौन सी है? कूड़ विधि। आलू की और गन्ने की सिंचाई किसे करते हैं? कूड़ विधि से, है ना? अगर पहाड़ों पे कूड़ विधि हो तो इसको क्या कहेंगे? समोच्च कूड़ विधि। अच्छा, थाला विधि में दोष है। क्या दोष है? पहले पौधे को हमेशा सर्वाधिक पानी मिलता है और अंतिम पौधे को हमेशा न्यूनतम पानी मिलता है ना? यह विधि रोगों का स्थानांतरण करती है। चलो फिर हमने पढ़ा वलय विधि, जिसमें थाला विधि के दोष नहीं पाए जाते। अब प्रश्न आता है कि फल वृक्षों के लिए अच्छी सिंचाई की विधि किसको माना जाएगा? बूंद बूंद सिंचाई की विधि मानी जाएगी। बूंद बूंद नहीं मिले फिर क्या लगाएंगे? वलय। और वलय भी नहीं मिले तो? अच्छा, लवणीय मृदाओं में पूछे तो? अरे कल प्रवाह विधि पढ़ा है ना कि लवणीय मृदा में प्रवाह विधि का प्रयोग किया जाता है। जल अगर लवणीय हो तब जाके बूंद बूंद, है ना? चलो उसको करेंगे समझ में आएगा। फिर अधोसतही सिंचाई में मृदा का कटाव नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सतही सिंचाई में थोड़ा बहुत ही सही पर मृदा कटाव होता है ना? चलो फिर हमने वायवीय सिंचाई लिखा था क्या? और वायवीय सिंचाई के कितने प्रकार है? तीन। पहला प्रकार कौन सा बेटा? फव्वारा विधि। और फव्वारा विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा, आपकी 12th में इसको बौछारी सिंचाई भी लिखा हुआ है एक दो जगह। बौछारी सिंचाई, तो जो फव्वारा विधि है उसी को क्या कहा जाता है? बौछारी सिंचाई। इसमें पानी वर्षा के समान पूरे खेत में वितरित हो जाता है ना? अब प्रश्न ये आता है कि वर्षा के समान सिंचाई करने वाली विधि का नाम बताइए। ये कौन सी विधि का प्रकार है बेटा? ओवरहेड या वायवीय सिंचाई का प्रकार है ना? अब इसमें अगर वर्षा के समान सिंचाई होगी तो जहां भी खेत में हम गड्ढा खोदेंगे एक समान गहराई तक पानी नीचे जाएगा, है ना? इसको कहते हैं कि इसमें जल का वितरण समान होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? है? अभी सतही सिंचाई में हमने देखा था कि सिंचाई की जो गहराई थी वो कम ज्यादा थी। ऐसे डायग्राम बनाया था ना अपने? तो जहां से पानी प्रवेश करता है वहां ज्यादा गहराई तक जाता है, जहां एंड होता है वहां कम गहराई तक। पर फव्वारा सिंचाई में ऐसी समस्या नहीं होगी, सिंचाई का वितरण समान होगा। तीसरा प्रश्न आता है कि प्रवाह विधि की तुलना में कितने जल की बचत की जा सकती है? तो 25 से 50% जल की बचत होती है। कितनी होती है बेटा? 25 से 50% जल की बचत किस विधि में? फिर पूछा जाता है कि इस विधि में दक्षता कितनी होती है ना? ये सब एप्लीकेशन की दक्षता पूछते हैं ना? तो एक सवाल का जवाब तो आता है 50 से 60%, दूसरा जवाब आता है 60 से 75%। तो अपन इन दोनों को एक साथ लिख देते, क्या लिख सकते हैं बताओ? है 50 से 75%। ये क्या हुआ इधर से? अगर 50 से 60 मिले तो वो लगा देना, ये नहीं मिले तो फिर क्या लगा देंगे? 60 से 75%।
है ना। ये जो दक्षता है निर्भर करती है कि मृदा कौन सी है। काली मृदाओं में सभी सिंचाई की दक्षताएं ज्यादा आएगी और रेतीली मृदाओं में सभी की दक्षता कम आएगी, इसीलिए रेंज में लिखते हैं हमेशा। फिर पूछते हैं कि फव्वारा विधि में दबाव कितना होता है। तो मुख्य पाइप में दबाव कितना होता है बेटा? मुख्य पाइप में दबाव होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम। कितना होता है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और नोजल से जो पानी निकलता है ना, तो यहां का दबाव होता है 0.5 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सर ये अलग अलग नहीं लिखे तो फिर किसको लगाना है? 2.5 से 4.5। देखो अपने पास 3 विधियां हैं। एक विधि का नाम है बूंद बूंद। क्या नाम है बेटा? बूंद बूंद। तुमने पहले सिंचाई पढ़ी है जिंदगी में कभी? वेरी गुड। हाँ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है। अभी सुबह ही मुझे एक बच्चा मिला, बोले सर मैंने 11वीं 12वीं तो ऐसे ही पास कर ली, पढ़ाई अब चालू की है मैंने सुपरवाइजर की। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो आपको। बोले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैंने कहा तुझे समझ में आ रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा हो जाएगा। कितनी विधियां आपने पास बेटा? है? सच बताओ। अब मुझे बताओ फव्वारे का दबाव कितना होना चाहिए? 2.5 से 4.5 किलोग्राम। अगर 4.5 से ज्यादा हुआ तो वो कौन सी हो गई, और 2.5 से कम हो गई तो वो कौन सी हो गई? बस बात खत्म। और क्या है ना। तो बूंद बूंद में दबाव होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम, फव्वारे में 2.5 से 4.5, और रेन गन में 4.5 से 6.5, और ज्यादा भी हो सकता है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब बोलो अलग अलग याद करेंगे तो ज्यादा कठिन पड़ेगा, एक साथ ही पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा, याद रहेगा। बताओ बूंद बूंद में दबाव कितना है? 1.5 से 2.5 फव्वारा में, और रेन गन में 4.5 से 6.5, है ना। अब फव्वारा सिंचाई में अपने को इसके सभी अवयवों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होना चाहिए। जैसे फव्वारा सिंचाई में एक शक्तिशाली पंप की आवश्यकता पड़ती है। पंप किसको कहते हैं यार? यार जो पानी फेंकता है उस मोटर को क्या कहते हैं? हाँ, वो सिंचाई का पंप है ना। ये उच्च दबाव विधि है जिसमें पानी बहुत दबाव से आता है। अब एक शक्तिशाली पंप अपन ने लगा लिया, कौन सी विधि में बेटा? फव्वारा विधि में। तो उस पंप से पानी सबसे पहले आएगा मुख्य पाइपलाइन में। किसमें आएगा? तो ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये किसका है? मुख्य पाइप का, है ना। यहां मैं लिख देता हूं मुख्य पाइप। अब ये जो मुख्य पाइप है ये या तो स्टील का होता है, पुराने जमाने में जो फव्वारा सिस्टम आता था ना उसमें लोहे का पाइप लगता था, आजकल प्लास्टिक का लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? पीवीसी। अब इस मुख्य पाइप की लंबाई कितनी होती है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। 20 फीट। कितनी होती है बेटा? मीटर में पूछ ले तो 6 मीटर। ठीक है। तो फव्वारे में मुख्य पाइप की लंबाई कितनी होती है? 20 फीट या 6 मीटर। दो पाइप को जोड़ने के लिए किसका काम है? दो पाइप को जोड़ना। कपलर्स, है ना। जो कपल बनाते हैं वो कपलर्स, कपल मतलब जोड़ा, है ना। तो जिसको अपन पाइप कनेक्टर कहते हैं, वो आती है ना रिंग वाली जिसमें दोनों पाइप कस देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कपलर्स। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि मुख्य पाइप में दबाव कितना होता है? अभी मैंने बताया तुमको कितना होता है पक्का? 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है मामला। तो सबसे पहले पानी कहां गया? मुख्य पाइप में। अब मुख्य पाइप से पानी जाएगा सहायक पाइप में। कहां जाएगा बेटा? इसको थोड़ा मुख्य पाइप से पानी जा रहा है सहायक पाइप। बन गया सहायक पाइप। वेरी गुड। सहायक पाइपलाइन हमेशा मुख्य पाइप से 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बेटा? इसका अर्थ क्या है? लंबवत होती है। किसकी होती है? ये जो टी आकृति बनती है ना, यही लंबवत है और यही 90 डिग्री का कोण है ना। कोई चीज अगर सीधी खड़ी हो तो वो कैसी होती है? हमेशा लंबवत। कोई चीज अगर बराबर साथ में चल रही है उसको कहते हैं समांतर, है ना। तो 180 डिग्री का कोण बन रहा हो तो समानांतर, और अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? लंबवत। क्लियर है मामला। अब हर 10 से 12 मीटर दूरी के ऊपर, है ना। इसको तो मिटा देता हूं यार मैं। ऐसे खड़े पाइप लगे रहते हैं जिनको कहा जाता है राइजर्स। क्या कहा जाता है बेटा? राइजर्स। और हर राइजर के ऊपर फव्वारे का हृदय लगा हुआ रहता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? क्या कहते हैं? नोजल। तुम्हारे गांव में क्या कहते हैं इसको? चिड़िया के नोजल। तुम्हारे गांव में है पहले फव्वारा बताओ। हाँ। क्या हो गया बेटा? है टेक्नोलॉजी यार। ये बोर्ड स्लो है यार, नहीं तो बहुत जल्दी बना देता हूं मैं। ओए, ओए। इसको इसमें जोर आता, वजन लग जाता देखो। है पानी कम करूं? बेटा इसी वजह से इतनी उम्र हो गई है।
ये कौन सी पाइपलाइन है? मुख्य पाइप। ये दूसरे नंबर पे कौन सी है बेटा? सहायक पाइपलाइन। मेरी बात का बुरा मत मानना है ना, क्योंकि जिन जिन ने भी माना है वो आज सुपरवाइजर है, उनको बुरा लग गया, ऐसे कैसे बोल दिया, तो बन गए। ये जो खड़े पाइप होते हैं इनको कहते हैं राइजर्स। क्या कहते हैं बेटा? एक हो तो राइजर और एक से ज्यादा हो तो राइजर्स। ये राइजर्स की ऊंचाई या लंबाई है ना, जो इनकी लंबाई है वही इनकी ऊंचाई। ये फसल पर निर्भर करती है। जैसे अपन ने कोई सब्जी लगा दी, मान लो आलू लगा दिया या मूंगफली लगा दी, तो ये छोटी छोटी फसलें, इनके लिए 1 से 2 फीट का राइजर काफी है। पर मान लो अपन ने गेहूं लगा दिया या सरसों लगा दी, तो फिर राइजर की ऊंचाई हमको बढ़ाना पड़ती है। अब एक राइजर से दूसरा राइजर जितना दूर होगा, एक नोजल से दूसरा नोजल भी उतना ही दूर होगा। तो चाहे दो राइजर के बीच की पूछो, चाहे दो नोजल के बीच की दूरी पूछो, वो आती है 10 से 12 मीटर। कितनी आती है बेटा? मतलब ये जो फवारा है 6 मीटर इधर पानी फेंकता है और 6 मीटर इधर फेंकता है, ये भी 6 फेंकेगा, ये भी 6 फेंकेगा, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। ठीक है। और फवारे का हृदय किसको कहा अपन ने? नोजल को। तुम्हारी 12वीं की किताब में नोजल शब्द का ही वर्णन नहीं है, नोजल लिखा ही नहीं है उन्होंने। रोटेटिंग हेड, घूमता हुआ सिर। अब ये जो नोजल है ये 1 से 2 चक्र प्रति मिनट घूमता है। कितना घूमता है बेटा? आरपीएम कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसा कितनी देर में घूमता है? 1 मिनट में या तो 1 राउंड मारेगा या तो 2 राउंड मारेगा, है ना। इससे जो पानी निकलता है उसका दबाव कितना होता है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो नोजल है, ये 1 हेक्टेयर में 420 नोजल की आवश्यकता होती है। कितने नोजल चाहिए? 420 नोजल प्रति हेक्टेयर। अच्छा बताओ, एक राइजर की दूरी 10 से 12 मीटर है, तो दो नोजल के बीच की कितनी होगी? 10 से 12 मीटर, क्योंकि राइजर के ऊपर ही तो नोजल लगे रहते हैं। अरे सही है कि गलत है? तो ये इतना सिस्टम अपना फव्वारा विधि में अपने को और देखना है। क्लियर है मामला? अब कभी कभी क्या करते हैं कि इसके साथ अपन रसायनों का छिड़काव भी कर लेते हैं। किसका छिड़काव कर लेते हैं बेटा? जैसा आपने 12वीं की बुक में लिखा हुआ है कि सिंचाई के साथ उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है, पर उसकी सर्वोत्तम विधि किसको माना गया है ना? ऐसा कहा लिखा है? RBSE, है ना। पर सबसे अच्छी विधि किसको माना गया है? बूंद बूंद। साउथ वाले तो इसे करते ही नहीं है। ये नहीं मिले तो फिर क्या लगा देंगे? फवारा। फवारा की जगह कोई भी अपन ओवरहेड विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है मामला? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? पक्का पक्का। अब मुझे एक बात बताओ कि फवारा सिंचाई किन फसलों में प्रयोग की जाती है? गेहूं, सरसों और जो चना, मूंगफली। अच्छा किस में नहीं कर सकते हैं? धान और जूट जैसी फसलों में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? धान और जूट जैसी फसलों में इसको क्या माना गया है? अनुपयोगी विधि माना गया। और बताओ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं अपन? असमतल भूमि। असमतल किसको कहा आपने? हाँ, असमतल भूमि के लिए सर्वोत्तम है। भूमि भी लिख देता हूं मैं। अच्छा रेतीली मृदाओं में 12वीं की बुक के हिसाब से तो यही सर्वोत्तम है ना। पर अपने को ध्यान रखना, अगर बूंद बूंद मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छी है, वो नहीं मिले तो फिर फव्वारा का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। फिर वैसे एक और प्रश्न आता है, शुष्क क्षेत्र या शुष्क खेती। यहां भी पहले क्या आंसर आएगा? बूंद बूंद। पर कभी कभी बूंद बूंद ऑप्शन में नहीं देता है वो, पता है, तो फिर फव्वारा ही लगाना पड़ता है। क्लियर है मामला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का पक्का, सच सच बताना। अब इस विधि की कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं मतलब कमियां भी तो है ना। जैसे एक तो पुष्पन अवस्था पर अनुपयोगी है। दूसरा वायु गति अधिक होने पर कितनी स्पीड होना चाहिए? है ना, 12, 13, 14, 15, 12 से अधिक होना, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर चल रही है तो अपन सिस्टम तो अपने खेत में चालू करेंगे और सिंचाई घनश्याम के खेत में हो जाएगी। रोगों का संचरण होता है, ये कल बताया था ना मैंने तुमको। और वाष्पीकरण द्वारा हानि सर्वाधिक होती है। सभी वायवीय सिंचाई में वाष्पीकरण द्वारा हानि अधिक होती है। अगर आपने स्टील वाली पाइपलाइन बिछा रखी है तो कृषि क्रियाओं में बाधा बनती है ना, और महंगी विधि माना जाता है। गरीब किसान इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब एक शब्द आता है लेपा। इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रश्न आया कि लेपा का संबंध किससे? फव्वारा सिंचाई से, है ना। लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन।
ये कॉन्सेप्ट था जो चला नहीं ठीक से मार्केट में, पर फिर भी अगर कोई पूछे कि लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन कैसे संबंधित है फव्वारा सिंचाई से। ठीक है, चलो लिखो देखें। बौछारी सिंचाई, फव्वारा सिंचाई। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। बेटा ऑनलाइन वालों एक बार मुझे बताओ सब लोग मिलके वॉइस किस किस को क्लियर आ रही है। आ रही है फिर सबको। हेलो। है ना, एक बार समझ लो, 15 मिनट 20 मिनट का काम है वो, एक बार देख लेना है ना। आज गर्मी ज्यादा है। तंबाकू जैसा कुछ होता है क्या? अगली विधि कौन सी बेटा? अच्छा इसके पहले वो लिख लेते हैं रेन गन और वो बाकी की, है ना। चलो, वो छोटी छोटी सी विधियां है, एक तो फव्वारा हो गई, दूसरी विधि का नाम क्या है? रेन गन विधि, है ना। अंग्रेजी में भी रेन गन और हिंदी में भी रेन गन। इसकी खासियत क्या है, इसमें दबाव कितना होगा बेटा? 4.5 से 6.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा माना जाता है 27 से 65 मीटर दूर पानी फेंक सकती है। और इसके सभी गुण धर्म किसके समान माने गए हैं? ओवरहेड सिंचाई में जो भी लाइनें लिखी ना अपन, असमतल भूमि के लिए वर्षा के समान सिंचाई, है ना, वो सब इसमें भी ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूं, ओवर हेड के सभी गुण। कल लिखे थे तुमने, चार्ट बनाया था जब, कि नहीं लिखा? फिर क्या है सेंट्रल पाइवोट सिस्टम, देखा तुमने कभी? सब दिखा दूंगा मैं, है ना। ये पूरे खेत में गोल घूमता है, इसमें फव्वारे नीचे की ओर लगे होते हैं। और इसी में गुण में क्या लिखना है? ओवरहेड सिंचाई के सभी गुण। हाँ हाँ, सब वही असमतल भूमि पर। देखो मैं दिखाता हूं तुमको कैसी विधि है, तुम समझ जाओगे, है ना। ये लगता है 100 मीटर लंबा, यानी 74 हेक्टेयर की सिंचाई एक बार में करता है ना। कितनी सिंचाई करता है? 74 हेक्टेयर की। तो ऐसे खेत जिनको समतल करना भी मुश्किल है, वहां पर सिंचाई के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सेंट्रल पाइवोट सिस्टम। आगे कर दूं? देखो, जहां बहुत सारी जमीन हो और मजदूर कम हो, दो गुण एक साथ है। क्या गुण है? कि जमीन बहुत सारी है और मजदूर कम है, वहां पे क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगा के और बीच में एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको सेंट्रल पाइवोट कहते हैं। और ये सिस्टम पूरे खेत में ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। अब ये काम कैसे करता है? तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ बीच में से उस पाइप को जमीन से बाहर निकाला जाता है। इसको कहा जाता है सेंट्रल पाइवोट। क्या कहा जाता है बेटा? और इसको ऐसे टेका देना पड़ता है। फिर इस पाइवोट को एक एल्यूमिनियम के फ्रेम से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है ना। एल्यूमिनियम एक हल्की और मजबूत धातु माना गया। तो वो जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है ऐसे लंबी रहती है, और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम को चलाने के लिए ऐसे पहिए लगा देते हैं। और यहाँ इस फ्रेम पे ऐसे पाइपलाइन लगा देते हैं और नीचे की तरफ लटकने वाले फवारे लगा देते हैं। और इनसे ऐसे बूंद बूंद फवारे की तरफ पानी आता है ना।
अब ये सिस्टम पूरे खेत में ऐसे गोल गोल घूमता है। बोले सर अपने पास जब यूट्यूब अवेलेबल है तो आप ऐसा डायग्राम क्यों बना रहे हो? डायरेक्ट यूट्यूब पे दिखा दो तो आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। ओए, पहला सिंचाई का जो सिस्टम है उसका नाम है बूंद बूंद सिंचाई। क्या नाम है बेटा? बूंद बूंद। अच्छा, इसको टपक सिंचाई भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्रिप या ट्रिकल सिस्टम। ये भी पूछा गया प्रश्न कि ट्रिकल विधि किसका नाम है? तुम बताओ किसका है? बूंद बूंद विधि। देखो, अपने आप प्राचीन काल से भोलेनाथ के ऊपर एक मटकी टांग देते हैं, उसमें एक छेद कर देते हैं और अगरबत्ती लगा देते हैं उसके बीच में, तो एक एक बूंद करके पानी टपकता रहता है। देखा तुमने? तो सिस्टम तो भारतीय है, फिर भी यूं कहा जाता है कि इजराइल में विकसित हुआ। देखो, फव्वारा सिंचाई के बहुत समय बाद, लगभग 1959-60 के आसपास, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार हुआ इजराइल में, और उस व्यक्ति का नाम था सिमचा ब्लास। कुछ लोग सिमका ब्लास पढ़ते, तुमको जो पढ़ना वो पढ़ लेना, ये लो, है ना। बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार किसने किया? सिमचा ब्लास। अब प्रश्न आता है कि इसमें जल की बचत कितनी होती है? तो इसमें जल की बचत होती है फव्वारा सिंचाई से भी ज्यादा। बाढ़ विधि से अगर तुलना करें तो 50 से 70% जल जो है बच जाता है ना। कोई आपसे पूछे कि बूंद बूंद सिंचाई की दक्षता कितनी होती है? ये होती है 80 से 90%। मैक्सिमम कहां तक चली जाती है? 95% तक। इसमें पानी का दबाव कितना रहता है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम। अगर 1 से 2 आए तो वो ज्यादा सही मानना है ना। वो पूछा है ना सुपरवाइजर 2012 में, 15 में, कब पूछा? यह विधि सीधे जड़ क्षेत्र में पानी देती है। एक प्रश्न और पूछा गया है 2021 में। यह विधि पौधों के उपभोग के बराबर पानी की मात्रा प्रदान करती है। मेरे साथ साथ ही लिख रहे हो क्या? हाँ, लिख लो। जो चीज समझने की होगी वही समझेंगे, जिसमें समझने का कुछ नहीं है उसको समझने से कोई मतलब नहीं है ना। बहुत कुछ है समझने का, इसमें आगे आएगा। प्रश्न आता है कि बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करके उपज को कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 20 से 100% उपज में वृद्धि देखी गई है। ऐसा हो सकता है क्या कि सिंचाई की विधि बदलने से उपज बदल जाए? आगे समझाऊंगा जब मैं अधिकतम क्षेत्र क्षमता पढ़ाऊंगा ना, तब। जब हम नॉर्मल सतही सिंचाई से पानी देते हैं तो पूरे रंध्रावकाशों को भर देते हैं, जैसे कुछ समय के लिए मृदा में मृदा वायु अनुपस्थित हो जाती है, जलमग्न हो जाता है। उस समय पौधों में नुकसान होता है। पर बूंद बूंद सिंचाई में कभी भी वही स्थिति बनती ही नहीं है ना। लिख लिया? आगे कर दूं? सोच लो एक बार। लिखो, यह विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है। यह विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण। इस विधि द्वारा सिंचाई के साथ प्रभावी, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, सिंचाई के साथ रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, सिंचाई के साथ कितने प्रकार के रसायन दिए जा सकते हैं? तो सिंचाई प्लस रसायन, इसको हम कहते हैं केमिगेशन। क्या कहते हैं बेटा? और केमिगेशन के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? अगर सिंचाई के साथ हमने उर्वरक दे दिया, क्या दे दिया? तो इसको हम कहते हैं फर्टिगेशन, है ना। सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है? यूरिया सर्वाधिक दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? डीएपी नहीं दिया जाता। सिंचाई सिंचाई के साथ अगर हमने उर्वरक की जगह पर हर्बिसाइड यानी शाकनाशी का प्रयोग किया तो ये क्या कहलाएगा? हर्बिगेशन। और अगर सिंचाई के साथ निर्जल अमोनिया दे दिया तो इसको कहते हैं नाइट्रोगेशन।
अच्छा, एक चीज और है कि लवणीय जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सकता है। टाइम हो गया क्या तुम्हारा? जब भी आवाज नहीं निकल रही है। मोनो सिंह राणा सर, हम तो लिख नहीं पाते बेटा, सब लोग एक ही स्पीड में लिखना चाहिए। अगर कभी पीछे रह जाओ तो ये फाइल सेव होकर आ जाएगी ना क्लास नोट्स के नाम से, जो छूट जाए वो उसमें से लिख लेना। अभी 3 महीने बचे अपने एग्जाम को बस, है ना? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो रिवीजन भी करोगे तुम के 7 मार्च को कोर्स खत्म करें। लिख लिया? अब इसका जो भी बचा खुचा वो अपन कल पढ़ लेंगे, आज समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पौधों को जितना पानी चाहिए उतना ही देती है, उससे ज्यादा नहीं देती। ये ऐसी लाइन लिखवा दी मैंने जैसा प्रश्न आया था। तुम्हारे पास एक बुक है ना, उसके एंड में देखना, आखिरी पेज पे आखिरी सवाल ये मिलेगा, है ना? सिंचाई में देख लेना। बोल, रोक दूं? एंड कर दूं? लाइन से जाना है ना?